अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर मिल रही है। यहां पर केदारनाथ हाईवे सुबह से बंद है। डोलियो देवी के पास से पहाड़ी से मलबा आया है, जिसके बाद से सड़क बंद हो गई। हाईवे को खोलने की कोशिश लगातार जारी है। वहीं ऊखीबाट उनियाना सड़क भी बंद हो गई है और साथ ही यहां सड़क का आधा हिस्सा तेज बारिश के बाद में टूट गया है। सड़क बंद होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे फिलहाल खुल गया है। सुबह से ही पातालगंगा, पागल नाला और गुलाब कोठी के पास में हाईवे बंद था। यहां पहाड़ी से मलबा आया था। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद में प्रशासन की टीम ने हाईवे को खोल दिया और यात्रियों ने राहत की सांस ली, क्योंकि सड़क बंद होने से यात्री फंस गए थे। प्रशासन की टीम ने हाईवे को खोल दिया, लेकिन अभी भी पहाड़ी से मलबा आने का खतरा बना हुआ है। वहीं चमोली में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली मलारी नेशनल हाईवे भी बंद हो गई है। मलारी हाईवे लाल बाजार के पास में बंद हुई है। यहां पर सड़क का आधा हिस्सा टूट गया, जिसके बाद से आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई। लोग अब पैदल ही इस सड़क से निकल रहे हैं। रोड बंद होने से इलाके में दूध, सब्जी के साथ ही दूसरी जरूरत के सामान की सप्लाई भी बाधित हो गई है। में लगातार बारिश का कहर जारी है और इस समय हम मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर लाल बाजार के पास मौजूद है। आप देखिए, ये पूरी जो सड़क है इस समय ये क्षतिग्रस्त हो गई है और यहाँ पे जो वाहनों की आवाजाही है इसको बिल्कुल रोक दिया गया है। लोग अब पैदल ही यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। बीआरओ के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुँच चुके हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो सड़क पहले से ये लगातार धंस रही थी, बार बार स्थानीय लोगों ने यहाँ पे शिकायत भी की है, पत्राचार भी किया है कि सड़क को जल्दी ठीक कर दिया जाए। लेकिन अब जब बरसात हुई तो सड़क का पूरा हिस्सा टूटकर नीचे की तरफ चला गया है और आप देखिए यहाँ पे जो लोग हैं ये पैदल नीति घाटी की तरफ से यहाँ पे पहुँच रहे हैं। कितनी परेशानी हो रही है इससे? परेशानी इससे ये है कि लोगों की साग सब्जी दूध सब रुक रहा है और पूरा आवागमन रुक रहा है। और अगर ये रोड ऊपर साइड में काटते हैं तो पूरा गांव नीचे आ जाएगा। तो निश्चित रूप से आपने देखा और अभी आप दूसरी साइड भी देखिए, जो गांव के लोग हैं वो दूसरी तरफ अभी फंसे हुए हैं और बड़गांव है, ढाक है, तपोवन, ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जहां से इन दिनों सब्जियां आती हैं, दूध जोशीमठ पहुंचता है। लेकिन इस समय सड़क मार्ग बाधित होने से ये सब रास्ते में फंसे हुए हैं। बीआरओ पर लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे काम समय पर नहीं किया, जिसकी वजह से अब ये सड़क मार्ग पूर्ण तरीके से क्षतिग्रस्त होने के बाद बाधित हो गया है। नितिन सेमवाल, न्यूज 18, मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग, लाल बाजार। उत्तरकाशी के कई क्षेत्र में तेज बारिश से भारी मुसीबत हो गई है और बारिश के बाद में उफान पर आए बरसाती नालों ने लोगों की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। निस्मोर में उफनाए नाले को स्कूली बच्चे पार कर रहे हैं, तो वहीं पर जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर सियूना गांव में पैदल रास्ते भागीरथी नदी में समा गए हैं, जिसके बावजूद भी लोग नदी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देखिए कि पानी भरा हुआ है और आवाजाही में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ तेज बारिश के चलते लोग खासा परेशान हैं। नैनीताल में पंगुट रोड पर बड़ा बोल्डर सड़क पर आ गया। गनीमत रही कि जिस वक्त पहाड़ी से बोल्डर सड़क पर गिरा उस वक्त कोई नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पीडब्ल्यूडी की टीम ने बोल्डर हटा दिया और सड़क खुल गई। बागेश्वर के कपकोट में बारिश ने कहर बरपाया है। तेज बारिश के बाद में कई जगह पर भूस्खलन हुआ है। कई सड़कों पर पहाड़ी से मलबा गिरा है। बारिश से बागेश्वर में 12 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने की कोशिश की जा रही है। वहीं बारिश की वजह से बिजली की सप्लाई भी ठप हो गई है और बारिश से लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तराखंड को 2024-25 के रेल बजट में विभिन्न परियोजनाओं के लिए 5,131 करोड़ की मंजूरी मिली है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र का आभार जताते हुए कहा कि इससे न केवल यहां चल रहे
काम तेज गति से आगे बढ़ेंगे, बल्कि नई परियोजनाओं पर भी काम शुरू हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामरिक और चारधाम यात्रा की दृष्टि से महत्वपूर्ण ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का काम वर्ष 2026 तक पूरा हो जाएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इस बजट में 5,000 से अधिक करोड़ की धनराशि का प्रावधान उत्तराखंड के अंदर रेल के विस्तार के लिए, पुराने जो हमारे रेलवे स्टेशन हैं उनके नवनिर्माण के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए और नई रेल लाइनें भी आगे के लिए उसकी DPR बनाने के भी जो प्रस्ताव उन्होंने वहाँ रखे हैं, निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड के लिए ये बहुत ही विकास के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा पद यात्रा का आज दूसरा दिन है। ऋषिकेश से यात्रा आगे के लिए रवाना हो गई है। आज शिवपुरी तक कांग्रेस नेता पैदल यात्रा करेंगे और कल हरिद्वार से कांग्रेस ने केदारनाथ प्रतिष्ठा पद यात्रा शुरू की थी, जो केदारनाथ जाकर खत्म होगी। कांग्रेस दिल्ली में केदारनाथ मंदिर और केदारनाथ धाम में सोने के विवाद को लेकर यात्रा कर रही है। कांग्रेस की केदार प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा का आज दूसरा दिन है। वहीं कांग्रेस की केदार यात्रा में राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस ने राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रभारी शैलजा को भी न्योता दिया है और इसके साथ ही मुकुल वासनिक, सुप्रिया श्रीनेत को भी बुलाने की तैयारी है। राहुल जी को भी इनवाइट किया है, आदरणीय खड़गे जी को भी इनवाइट किया है, आदरणीय मुकुल वासनिक जी को इनवाइट किया है और आदरणीय पवन खेड़ा जी और सुप्रिया श्रीनेत जी को इनवाइट किया है। देखिए उसमें से कितने लोग यहाँ आ पाते हैं। तो पार्लियामेंट भी चल रही है, तमाम व्यस्तताएं हैं। कोशिश हमारी है, हमने हाईकमान और प्रभारी जी को इनवाइट किया है। विकासनगर में शक्ति नहर में एक लड़का डूब गया। बताया जा रहा है कि लड़का अपने दोस्त के साथ में नहर किनारे टहल रहा था, तभी पैर फिसलने से वो नहर में गिर गया। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और SDRF की टीम ने लड़के की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक लड़के का कोई भी पता नहीं चल पाया। रहे हैं कि ये दो युवक थे जो कि ये नहर के किनारे अपना मुंह धोने के लिए किनारे पे गया था, लेकिन अपना संतुलन खो गया और पानी में गिर गया। तो पानी का जो नहर का हमारा बहाव है वो काफ़ी तेज़ है, तो इसमें वो अपना बाहर निकल नहीं पाया। देहरादून में बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए बन रहे आशियाने पर एक बार फिर से काम शुरू होगा। 13 साल से लटका हुआ प्रोजेक्ट एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खंडहरनुमा दिखने वाली ये वो बिल्डिंग है जो कभी पूरी बन ही नहीं सकी और आधे अधूरे निर्माण के बाद यहाँ काम होना बंद हो गया, जिससे धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होने लगी थी। देहरादून की रिस्पना नदी के किनारे बसे लोगों के लिए साल 2011 में फ्लैट्स बनाने का काम शुरू हुआ था। उस समय इस प्रोजेक्ट के लिए 6 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई थी। इस प्रोजेक्ट के तहत 148 फ्लैट्स बनाने की योजना थी, लेकिन यूपी निर्माण निगम ने 80% पैसे खर्च करने के बाद इन फ्लैट्स को अधर में ही छोड़ दिया था। लेकिन बड़ा झटका तब लगा जब साल 2020 में हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि नदियों के किनारे 100 मीटर तक की जमीन को खाली कराया जाएगा, जिसके खिलाफ सरकार अध्यादेश लेकर भी आई। लेकिन एक बार फिर सरकार अब कंठ बंगला इलाके के फ्लैट्स को एक बार फिर बसाने की तैयारी कर रही है। रिस्पना नदी के किनारे बसे लोगों के विस्थापन के लिए सरकार ने 2011 में एक योजना तैयार की थी। उस योजना के तहत
ये काठ बंगला इलाका है, यहाँ पे उन लोगों के लिए फ्लैट्स तैयार करने की एक पूरी योजना थी। आप देख सकते हैं कि अभी जो खंडर नुमा ये फ्लैट है, इन पे करीब 6 करोड़ रुपए का बजट तब दिया गया था सरकार द्वारा, और इन फ्लैट्स को तैयार करने की पूरी बात कही गई थी। लेकिन बजट की कमी और जो कार्यदायी संस्था थी वो यहां से चले गई थी, जिस कारण तब से ये कार्य अधूरा ही लटका पड़ा है। और करीब 7 करोड़ रुपए इन फ्लैट्स के लिए सरकार ने एक बार फिर आवंटन करने की बात कही, और करीब कुछ ही दिनों बाद एक बार फिर यहाँ पे काम शुरू होगा, और ये फ्लैट्स एक बार फिर आबाद किए जाएंगे उन लोगों के लिए जो रिस्पना नदी के कैचमेंट इलाके में आ रहे हैं, और उनका विस्थापन कर उन लोगों को ये फ्लैट्स दिए जाएंगे। सरकार ने अब इस प्रोजेक्ट के लिए 7 करोड़ रुपए का बजट रखा है और अब इस आधे अधूरे पड़े कार्य को पीडब्ल्यूडी पूरी करेगी। अभी जो नगर आयुक्त के द्वारा अवगत कराया गया है, इसमें करीबन 140 प्लस यूनिट्स हैं, और उसमें कुछ काम रह रहा था जिसके क्रम में दोबारा से टेंडर कराया गया था, और उसकी फाइनेंशियल बिड भी खुल गई है, और मोर और लेस हम अगले 10-15 दिन में वहां पे कार्य शुरू कर देंगे। जिस तरह से एनजीटी नदियों को लेकर सख्त हुई है, उसको देखते हुए एक न एक दिन रिस्पना नदी के किनारे बसे लोगों का विस्थापना होना तय है, जिसके लिए सरकार पहले से ही उन लोगों के लिए विस्थापना के लिए व्यवस्था जुटा रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और चंपावत से बड़ी खबर है। चंपावत से देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और साथ ही उधम सिंह नगर में कई टीचरों का ट्रांसफर हुआ था, लेकिन चंपावत के मुख्य शिक्षा अधिकारी ने ट्रांसफर हुए टीचर को रिलीव करने पर रोक लगा दी है, और इसके लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जिले के सभी प्रिंसिपल को लेटर भी लिखा है। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए टीचरों को रिलीव करने पर रोक लगाई है। सत्ताईस जुलाई तक पंचक के चलते कावड़ यात्रा थोड़ी धीमी हो गई है, लेकिन शिव भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। वहीं 27 जुलाई के बाद में कावड़ यात्रा रफ्तार पकड़ेगी और डाक कावड़ी आएंगे। ऐसे में जाम की स्थिति पैदा न हो, इसके लिए पुलिस ड्रोन कैमरे से पूरे रूट की निगरानी करेगी। साथ ही हुड़दंग मचाने वाले कावड़ियों पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। स्थान स्थान पर ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है, ताकि जो ट्रैफिक का वॉल्यूम है वो पता रहे, पीछे कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितने संख्या में कांवड़िए आ रहे हैं, ये जानकारी मिल सके और उसके अनुरूप हम मानसिक रूप से और तैयारी कर सकें। साथ ही आगे उसके लिए आवश्यक यातायात की व्यवस्थाएं की जा सकें। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी जन क्रांति के नायक अमर शहीद श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीदेव सुमन ने अपने समय की कठिन परिस्थितियों में लोकशाही के लिए संघर्ष किया और अपने जीवन का बलिदान दिया। समर्पण और संघर्ष से परिपूर्ण श्रीदेव सुमन का जीवन गाथा सदैव हमें मातृभूमि की सेवा के लिए प्रेरित करती रहेगी। देहरादून में 22वीं उत्तराखंड जूनियर और सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का सीएम धामी ने शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी ने चैंपियनशिप में शामिल हुए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने कहा कि खेलों में उत्तराखंड अलग पहचान बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश खेल के क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से आगे बढ़ रहा है। एक समय था कि जो बहुत प्रतिभावान होते थे उनको मौका नहीं मिलता था। आज जिस प्रकार से चयन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनको हर तरह से टीम जीतती है तो भी प्रोत्साहित करने का काम होता है और हार जाती है तो भी प्रोत्साहित किया जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया जैसे अभियान शुरू करके भारत में खेलों को बहुत बड़े स्तर पर जयंती है। 25 जुलाई 1875 को उनका जन्म नैनीताल में हुआ था। उनकी जयंती पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
नैनीताल की गर्ने हाउस में जन्मे जिम कॉर्बेट का समय सर्दियों में छोटी हल्द्वानी में बीतता है। जिम कॉर्बेट एक महान शिकारी थे, इसलिए उन्होंने तराई भाबर को अपनी कर्मस्थली बनाया। क्योंकि तराई भाबर में शिकार बहुतायत में मौजूद थे, इसलिए वो बौर नदी के किनारे आकर बस गए, जहां शिकार खेलने के लिए उनके कई मनचाहे शिकार मौजूद थे, जिनका उन्होंने जमकर शिकार भी किया। लेकिन बढ़ते शिकार के चलते उन्हें पर्यावरण की भी चिंता सताने लगी। तब उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के साथ मिलकर एशिया के पहले नेशनल पार्क की नींव रखी, जो अब कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से मशहूर है। तो कॉर्बेट साहब का जो है ये पूरा सर्दियों का निवास स्थान था तराई भाबर। आपका सर्दियों में यहाँ रहते थे, गर्मी में नैनीताल पहाड़ी एरिया में। तो यहाँ पर उन्होंने उस ज़माने में क्या था कि शिकार काफ़ी हुआ करता था, तो जनरली लोग शिकार करने के लिए लोग यहाँ पर आते थे। तो जिम कॉर्बेट ने धीरे धीरे देखा कि अगर हम यहाँ पे अगर हम वाइल्ड लाइफ और जंगलों को अगर हम नुकसान करते रहेंगे, तो वाइल्ड लाइफ को मारते रहेंगे, तो हमारा जो पर्यावरण है, हमारा क्षेत्र है, पूरा ख़राब हो जाएगा। तो उन्होंने जो है उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये सजेस्ट किया कि हमें जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करना चाहिए। जिम कॉर्बेट की कई यादें आज भी धरोहर के रूप में मौजूद है, जिसमें जिम का नैनीताल स्थित घर, जो आज एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, छोटी हल्द्वानी स्थित उनका घर, जो अब एक म्यूजियम है, छोटी हल्द्वानी में जिम द्वारा बनवाई गई चौपाल, मोती हाउस और हेरिटेज वॉल आज भी जिम की यादें ताज़ा करती जाती है। पहले मैंने किताबों में पढ़ा हुआ था कि छोटे हल्द्वानी और जिम कॉर्बेट के जो शिकार किए हुए थे, और मैं इधर से रामनगर निकल रहा था तो सामने म्यूजियम देखा। म्यूजियम को देखने का मेरा मन किया, इसलिए फिर मैं अंदर आके घूमा और देखा। सर, जिम कॉर्बेट यहाँ पहले से रहते थे और ये उन्होंने ठाकुर गुमान सिंह बरुआ से ख़रीदा था। बाद में देश आज़ाद हुआ तो वो यहाँ 40 परिवारों को ज़मीन देके गए। उसके साथ साथ जो है उनका घर जो था अभी जो जिसमें जिम कॉर्बेट म्यूजियम बनाया गया है, और उसके अलावा यहाँ पर 4 चौपालें थी, जिसमें से एक चौपाल अभी बची हुई है। जिम कॉर्बेट अपनी लेखनी में बहुत सशक्त थे। उनकी लिखी 6 किताबें आज भी बहुत बिकती है, जिनको पढ़कर जिम कॉर्बेट की इन ऐतिहासिक जगहों को देखने आज भी लोग यहाँ देश दुनिया से पहुँचते हैं। रामनगर से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। धन सिंह रावत ने प्रधानमंत्री मोदी से राज्य के विकास के मुद्दे पर चर्चा की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दोनों की मुलाकात की, और साथ ही उत्तराखंड के विकास को लेकर बातचीत भी की है धन सिंह रावत ने। और देहरादून से खबर है, वकील विकेश नेगी पर गुंडा एक्ट के तहत में कार्रवाई की गई है। ढोल नगाड़ों के साथ में आरोपी विकेश नेगी को जिला बदल कर दिया गया। अब 6 महीने तक आरोपी जिले से बाहर रहेगा। और आरोपी वकील विकेश नेगी पर जमीनों पर अवैध कब्जे, धोखाधड़ी समेत कई मामले दर्ज हैं। टिहरी को राजशाही से आजादी दिलाने वाले अमर शहीद श्रीदेव सुमन के बलिदान दिवस को सुमन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। टिहरी जन क्रांति के नायक अमर शहीद श्रीदेव सुमन का आज बलिदान दिवस है। श्रीदेव सुमन का जन्म 25 मई 1916 को टिहरी जिले के गांव जौल में हुआ था। श्रीदेव सुमन स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के बाद जब टिहरी पहुंचे तो राजशाही के अत्याचारों के खिलाफ उन्होंने लोगों को लामबंद करना शुरू कर दिया। टिहरी को राजशाही से आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने ऐतिहासिक 84 दिन की भूख हड़ताल भी की और अपने प्राणों को त्याग दिया। आज बलिदान दिवस पर श्रीदेव को याद किया जा रहा है। श्रीदेव सुमन को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं, क्योंकि आज उन्होंने और उनके यहाँ पे बेटियाँ रखी थी। उन्होंने टिहरी जेल में 84 डेज गुजारे थे भूख हड़ताल में, और उन्होंने बहुत ही स्ट्रगल्स किया अपने लाइफ में। तो उन्हें आज दिवस है। आज यहाँ पे सुमन जी ने 84 दिन तक जेल में भूख हड़ताल की थी, और उन्हीं की वजह से हमें आज़ादी मिली है। आज आप लोग जेल विजिट करने? आज हम जेल विजिट करने आए हैं।
श्रीदेव सुमन के शहादत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि तो दी जाती है और कई घोषणाएं भी की जाती हैं, लेकिन आलम यह है कि ये घोषणाएं पूरी नहीं हो पाती। सुमन के जौल गांव को जाने वाली सड़क के हालात आज भी खराब हैं। उनके पैतृक घर को संग्रहालय बनाने और उनके नाम पर बनाए गए पार्क के सौंदर्यीकरण की घोषणा आज तक पूरी नहीं हो पाई है। लोग ये बोलेंगे कि आज श्रीदेव सुमन जी को याद तो किया जाता है, जयंती मनाई जाती है, पर उनका जो गांव है जौल गांव, उसकी सड़क का बुरा हाल है। उनका जो संग्रहालय, उनका पुराना घर बनाना था, संग्रहालय बनाना था, वो भी जीर्ण शीर्ण हालत में आज है। उनके गांव के लिए हुई थी, उसमें कई जगह हमने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और इस बार आजीविका बढ़ाने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए उस क्षेत्र में और भी कार्य हो रहा है। साथ ही उस गांव के जो अभी जनप्रतिनिधि उनके साथ भी मेरी वार्ता हुई है। श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि पर आज हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, लेकिन जरूरत है उनके दिखाए रास्तों पर चलने की। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18, टिहरी। सावन के महीने में चमोली की भोटिया जाति के लोग भारत चीन सीमा पर पहुंचते हैं। यहां पर पार्वती कुंड में स्नान करने के बाद में अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इस साल कोशा गांव के लोग पार्वती कुंड पहुंचे। मान्यता है कि भोटिया जनजाति के लोग हर साल अपने देवी देवताओं को पूजने के लिए भारत चीन सीमा से जुड़ी हुई सीमाओं पर जाते हैं। वहां पहुंचकर सभी लोग नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं।